जी बच्चे, कल ना हमने लास्ट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा था और आपको बताया था कि अलग अलग बॉडीज़ का अलग अलग मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड किस पे करता है? मेनली एक्सिस ऑफ रोटेशन पे। अगर एक्सिस चेंज हो जाए फिर हमें थ्योरम लगानी पड़ती है, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस या थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। तो कल हमने क्लास में ना लास्ट थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस की थी। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस आपके पास ये थी कि आई के एल इक्वल टू आई ए बी प्लस एम एच स्केयर। ठीक है, अब हमने करनी है नेक्स्ट थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। हेडिंग बनाएंगे आप, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। थ्योरम ऑफ जो परपेंडिकुलर एक्सिस है ना, ये एप्लीकेबल है टू डिमेंशन के लिए। टू डिमेंशन का मतलब हो गया रिंग, डिस्क, इनके लिए एप्लीकेबल है। थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस स्फीयर के लिए, सिलेंडर के लिए एप्लीकेबल नहीं है। टू डिमेंशन बॉडी के लिए ये एप्लीकेबल है। थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस का प्रूफ अब तो हमने नहीं करना, लेकिन इसकी हम स्टेटमेंट समझ रहे हैं। थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस हमें ये कहती है कि आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, इसका मतलब क्या है? जैसे आपके पास ये एक रिंग है, रिंग में ये आपके पास हो गया एक्स एक्सिस, रिंग में ये आपके पास डायमीटर हो गया वाई एक्सिस पे। तो इन दोनों का आपने मूवमेंट इनर्शिया क्या करना है? प्लस करना है। और वो हमने किसके इक्वल करना है? जेड एक्सिस के। ये क्रॉस का मतलब मैंने क्या बनाया है? जेड एक्सिस बनाया है। जेड एक्सिस इसके प्लेन के क्या है? कोई आपसे मिलने आया है। जेड एक्सिस जो है वो इसके प्लेन के क्या है? परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, ये हमने लिख दिया। हाँ जी बच्चे, जो थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस है वो सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल है? इट इज़ एप्लीकेबल ओनली फॉर द टू डिमेंशन बॉडी। टू डिमेंशन बॉडी में कौन कौन सी बॉडी जाएगी? आपका रिंग, डिस्क और प्लेट। ठीक है, थ्री डिमेंशन बॉडी नहीं आएगी। इसका ये आपके पास फॉर्मूला है आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। आई एक्स है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस, वो एक्सिस ना इसके प्लेन के अंदर है। और आई वाई मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस वाई, वाई एक्सिस भी इसी के प्लेन के अंदर है। लेकिन जेड एक्सिस है वो कहाँ पे है? प्लेन के परपेंडिकुलर है। मैं आपको जेड एक्सिस का एक बार समझा देता हूँ। जेड एक्सिस का मतलब अबाउट डायमीटर का मतलब क्या होता है। अगर आप सोचो, थोड़ा इमेजिनेशन करो, ये एक रिंग है। अगर मैं इस रिंग को टेबल पर रख के ऐसे घुमाता हूँ तो जो रिंग है इसका एक्सिस बताएंगे कौन सा होगा? एक्सिस ये वाला हो गया। रिंग इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, तो ये एक्सिस इस रिंग का क्या है? डायमीटर है। तो वो एक तरह का आई वाई हो गया। अगर मैं रिंग को ऐसे घुमाता हूँ तो ये आई एक्स हो गया। ठीक है, दोनों प्लेन के अंदर लाई कर रहे हैं। आई जेड कौन सा एक्सिस है? वो ये वाला एक्सिस है। तो आई एक्स प्लस आई वाई इक्वल टू ये आई एक्स, ये आई वाई इक्वल टू आई जेड। ये तीनों एक्सिस आपस में क्या होने चाहिए? परपेंडिकुलर होने चाहिए। तभी इस थ्योरम का हमने नाम क्या रखा है? थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। और ये मैंने इसकी इक्वेशन लिखी है और ये इसकी डायग्राम मैंने बना दी है। क्रॉस का मतलब आपके पास कौन सा एक्सिस है? ये यहाँ पे ऐसे बना लो, जेड एक्सिस। थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस ना कम यूज़ होती है। पैरेलल एक्सिस के एप्लीकेशन ज़्यादा, न्यूमेरिकल ज़्यादा, इसके न्यूमेरिकल ज़्यादा नहीं है। तो हम क्वेश्चन लिखेंगे एक, व्हाट इज़ द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, व्हाट इज़ द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिंग अबाउट इट्स डायमीटर। व्हाट इज़ द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिंग about its
डायामीटर। हाँ जी, हमें रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है अबाउट डायामीटर। कल आपको मैंने जो बताया था रिंग में, ये रिंग है, ये एक्सिस है, रिंग का इस एक्सिस के अबाउट कितना मोमेंट इनर्शिया होता था, हाफ mr²। ये हमने कल पढ़ा है। अब बताना ये जो एक्सिस मैंने कल बनाया था ये कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, वाई है या जेड है। ये एक्सिस जो है वो रिंग के प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो आपको आई जेड पता है, आई जेड हमने कल पढ़ चुके हैं। रिंग का कितना होता है आई जेड, mr², हाफ नहीं आना सॉरी, mr²। डिस्क का कितना होता है जेड एक्सिस के लॉन्ग, हाफ mr²। हर एक का अलग अलग होता है। तो आई जेड की वैल्यू रिंग के लिए मुझे पता है mr² है, इक्वल टू आई एक्स क्या है आपके पास, आई एक्स क्या है डायामीटर, आई वाई भी क्या है डायामीटर। तो दोनों का मोमेंट सेम होगा। तो आई एक्स की जगह भी आपने डी पुट करना है, आई वाई की जगह भी आपने डी पुट करना है। तो आपका बन जाएगा mr² इक्वल टू 2 टाइम आई डी। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायामीटर आ जाएगा हाफ mr²। तो डिस्क का डायामीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बन गया आपके पास हाफ mr²। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन लिखते हैं। फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए डिस्क अबाउट इट्स डायामीटर। हमें ना डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है अबाउट इट्स डायामीटर। अब डिस्क आ गया, एक आपको मैं शॉर्टकट भी बताऊंगा, अभी पहले आप इसको सोल्व करते हैं। डिस्क का मोमेंट इनर्शिया बताना है अबाउट डायामीटर। तो आप डिस्क बना लो, देखना जरा इधर, ये मैं डिस्क बना लेता हूँ। डिस्क का इस एक्सिस के अबाउट कितना होता है मोमेंट इनर्शिया, कल अपन ने पढ़ा था कितना होता है, हाफ mr² होता है। हमें डिस्क का किसके अबाउट बताना है, डायामीटर के अबाउट बताना है। तो थ्योरम कौन सी लगेगी, परपेंडिकुलर। तो आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। डिस्क का आई जेड कितना है, हाफ mr² है, इक्वल टू 2 आई डी। इससे आई डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/4 आ जाएगी। एक्स एक्सिस भी डायामीटर है, वाई एक्सिस भी डायामीटर है, और डिस्क का जेड एक्सिस के अबाउट कितना है, हाफ mr² है। तो आपके पास आई डी की वैल्यू सोल्व करके कितनी आ जाएगी, 1/4 mr² आ जाएगी। तो डायामीटर के अबाउट ये बन गया आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का। इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है, इसका एक करेक्ट अगर हमने सही आंसर लिखना बिना कैलकुलेशन के तो क्या लिखेंगे, रिंग का कितना होता है मोमेंट इनर्शिया mr², अबाउट डायामीटर कितना हो जाएगा, हाफ mr²। डिस्क का कितना होता है, हाफ mr², अबाउट डायामीटर कितना हो गया, 1/4। मतलब जितना आंसर है उसका फर्दर आपने हाफ कर देना है, तो डायामीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। ये शॉर्टकट है, ये मैंने आपको प्रूफ दे दिया है, इसका प्रूफ भी सिंपल ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लिखेंगे इसका, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए डिस्क, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए डिस्क about an axis tangent to it, about an axis tangent to it and lies in the plane of the disc, about an axis tangent to it and lies in the plane of the disc। हाँ जी, इसका मतलब क्या है, पढ़ना स्टेटमेंट में कौन सा एक्सिस है, एक्सिस कहाँ पे है, डिस्क के टेंजेंट है, और कहाँ पे लाई कर रहा है, सेम प्लेन में है या परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, पढ़ो, प्लेन ऑफ द डिस्क है। इसका मतलब समझते हैं, ये डिस्क होगी एक तरह की, ये टेंजेंट है,
बताना ये टेंजेंट कैसे है, ये टेंजेंट कैसे है, प्लेन के परपेंडिकुलर है, बट क्वेश्चन में क्या लिखा है, लाइज इन द प्लेन ऑफ द डिस्क। इसका मतलब क्या है, ये टेंजेंट जो हुआ वो ऐसे हो गया, लाइज इन द प्लेन ऑफ द डिस्क। अब मुझे इसके अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है, ध्यान से बात को समझना है। अब ये टेंजेंट है, प्लेन ऑफ द डिस्क में लाई कर रहा है। अब ये बताना जो जो टेंजेंट मैंने बनाया है ये किसके पैरेलल है, ये एक्सिस कौन सा है, नहीं डायमीटर है, किसके पैरेलल है, ये डायमीटर के पैरेलल है। इसके अबाउट मुझे बताना है, और एक्सिस किसके पैरेलल है, डायमीटर के पैरेलल है। तो हम कौन सी थ्योरम लगाएंगे, एक्सिस डायमीटर के पैरेलल है, तो हमने कौन सी थ्योरम लगानी है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगानी है, और आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो डायग्राम बनाते हैं आप। ये आपके पास है रिंग, मैं रब कर रहा हूँ जो बोर्ड पे लिखा हुआ है, ये आपके पास है रिंग, सॉरी डिस्क दिया है क्वेश्चन में, ये डिस्क है, हमें मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस बताना है, और वो एक्सिस है टेंजेंट टू द डिस्क, ये दिया हुआ है। ये टेंजेंट किसके पैरेलल है, अभी मैंने आपको एग्जांपल में समझाया, ये डायमीटर के पैरेलल है, ए बी इज़ ए डायमीटर, डायमीटर के ये पैरेलल एक्सिस। तो मुझे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट के एल बताना है, ए बी और के एल में कितना गैप है, आर, आर फॉर द रेडियस। हाँ जी लगाइए, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस कल आपको बताई थी मैंने। हाँ जी, पैरेलल एक्सिस की क्या स्टेटमेंट थी, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस क्या था, आई के एल इक्वल टू आई ए बी प्लस एम एच स्क्वेयर, आई के एल इक्वल टू आई ए बी प्लस एम एच स्क्वेयर। व्हाट इज़ आई ए बी, आई ए बी क्या आपके पास डायमीटर है, डिस्क दी हुई है, डिस्क का डायमीटर के अबाउट कितना होता है मूवमेंट इनर्शिया, 1/4 एम आर स्क्वेयर प्लस एम इंटू वट इज़ एच, एच होता है दोनों एक्सिस के बीच में गैप, वो आपको दिया हुआ है आर। तो सोल्व करने के बाद वट इज़ आंसर 5/4 एम आर स्क्वेयर, दिस इज़ आंसर। मतलब आज वाली क्लास के लिए ना कल वाला लेक्चर आना ज़रूरी है, अगर कल वाला आपने पढ़ के आए हो फिर आज वाला आपको क्लियर होगा। आज वाला सारा कल वाले के साथ लिंक है, कल वाला काम आपको आना चाहिए, बस हम कल वाला ही अप्लाई कर रहे हैं सब कुछ, लास्ट क्लास में हमने किया था। दिस इज़ द आंसर, तो ये हमने कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसमें कर रहे हैं, इस तरह का एक दो लास्ट क्वेश्चन है बस, ये मैं रब कर रहा हूँ। परपेंडिकुलर एक्सिस मैंने आपको थ्योरम बता दी। नेक्स्ट हम कर रहे हैं, एक फॉर्मूला आप नोट करेंगे, ये थिन रोड है, अगर थिन रोड इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, कहाँ से पास कर रहा है एक्सिस, सेंटर से। क्या फॉर्मूला बताया था कल मैंने आपको, अगर थिन रोड सेंटर्स के अबाउट रोटेट कर रही है तो व्हाट इज आंसर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज 1/12 ml स्क्वायर। ये कल आपको फॉर्मूला मैंने बताया था। अब लेकिन अगर यही एक्सिस शिफ्ट हो जाए, ऐसे घूमे थीटा एंगल पे, अगर एक्सिस टिल्टेड हो जाए और कौन सा एंगल बन जाए, थीटा एंगल बन जाए, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस इज़ 1/3 ml स्क्वायर, साथ में क्या लगाना है, साइन स्क्वायर थीटा। 1/3 नहीं सॉरी 1/12, ये आंसर है। मैं आपको आंसर चेक करवा रहा हूँ, अभी मैं आपको आंसर चेक कराऊँगा, तब आपने याद रखना है। अब बताना, अगर ये एक्सिस हम सीधा कर दे, थीटा कितना बनेगा, 90, उधर 90 डिग्री पुट करके देखना, साइन 90 कितना होता है, 1 होता है, तो यही आंसर बन गया। तो एक तरह का मैंने आपको फॉर्मूला याद करवाया है, अगर एक्सिस आपके पास टिल्टेड हो जाए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला है आपके पास 1/12 ml स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये याद करना है। तो ये सारा कुछ जो हमने पढ़ा है ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में था। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला टॉपिक अपना ख़त्म हो गया, इसके हमने न्यूमेरिकल्स भी कर लिए। अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, छोटी छोटी डेरिवेशंस करेंगे, हेडिंग बनाएंगे आप, व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन kinetic energy and moment of inertia।
व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन किनेटिक एनर्जी एंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो आपके पास ना एक ये सिस्टम है, ये सिस्टम ना घूम रहा है, रोटेट कर रहा है। कितनी वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है? ओमेगा स्पीड से। एग्जांपल ले लो फ़ैन की, फ़ैन घूम रहा है एक्सिस के अबाउट ओमेगा स्पीड से। इस सिस्टम के अंदर आपके पास मास है m1, m1 का डिस्टेंस कितना है एक्सिस से r1, m2 मास है, इसका एक्सिस से कितना डिस्टेंस है r2, m3 कोई पॉइंट मास है, इसका एक्सिस से डिस्टेंस है r3, सो ऑन अप टू nth जो मास है mn, इसका एक्सिस से कितना डिस्टेंस है rn। ऐसे ये पूरा सिस्टम क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है। मुझे किनेटिक एनर्जी और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया में क्या बताना है? रिलेशन बताना है। तो ये डायग्राम बना लो आप। ये पूरा का पूरा सिस्टम क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। अलग अलग पॉइंट मासेस आपको गिवन है, m1, m2 सो ऑन अप टू mn। हाँ जी, अब m1 वाले पार्टिकल की किनेटिक एनर्जी बताओ कितनी बनेगी? क्या फॉर्मूला होता है किनेटिक एनर्जी का? हाफ mv², जो आपने याद करा हुआ है। तो हाफ m1v1², ये फर्स्ट पार्टिकल की मैंने किनेटिक एनर्जी लिख दी। ठीक है, v क्या चीज़ है? वेलोसिटी है। और ना रोटेशनल मोशन में वेलोसिटी का फॉर्मूला ना ओमेगा r होता है, v इज इक्वल टू ओमेगा r। तो यहाँ पे v की वैल्यू आपने कितनी पुट करनी है? ओमेगा r1। v1 की वैल्यू कितनी? ओमेगा r1। तो बताना k1 कितना बन जाएगा? हाफ m1 ओमेगा r1²। ठीक है, तो आपके पास पहले पार्टिकल की जो किनेटिक एनर्जी आएगी वो कितनी बन जाएगी? हाफ m1 r1² ओमेगा²। ये फर्स्ट पार्टिकल की किनेटिक एनर्जी बन जाएगी। नाउ व्हाट इज़ m1 r1²? m1 r1² कल अपन ने पढ़ा था, ये होता है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फर्स्ट पार्टिकल का। तो आपके पास फर्स्ट पार्टिकल की जो किनेटिक एनर्जी बनी k1, वो कितनी बनी? हाफ i1 ओमेगा²। फर्स्ट की लिख दी ना, बस बाकियों के लिए आपने ना सिमिलरली, फर्स्ट की अपन ने निकाल दी सिमिलरली। हाँ जी, k2 कितना होगा? सेकंड पार्टिकल की किनेटिक एनर्जी कितनी होगी? हाफ i2। ओमेगा सबका सेम है, सारे के सारे पार्टिकल सेम स्पीड से घूम रहे हैं, ओमेगा सबका सेम है। ऐसे ही k3 कितना बन जाएगा आपके पास? हाफ i3 ओमेगा² सो ऑन अप टू nth पार्टिकल की किनेटिक एनर्जी कितनी बन जाएगी? हाफ in ओमेगा²। सबके अलग अलग हमने किनेटिक एनर्जी लिख दी है। हर एक पार्टिकल की ये अपनी किनेटिक एनर्जी लिख दी। k1 लिखा, k2, k3 सो ऑन अप टू kn। अब बताना व्हाट इज़ टोटल किनेटिक एनर्जी। टोटल किनेटिक एनर्जी हम क्या लिखेंगे? k1 प्लस k2 सो ऑन अप टू kn। ये आपके पास बन जाएगी टोटल किनेटिक एनर्जी। अब वैल्यू पुट करो। व्हाट इज़ k1? हाफ i1 ओमेगा², k2 हाफ i2 ओमेगा² सो ऑन अप टू kn हाफ in ओमेगा²। ये हमने लिख दिया। इसमें से देख लो क्या कॉमन आता है। लेफ़्ट साइड में से तो हाफ कॉमन आ जाएगा, आपका रह जाएगा i1 प्लस i2 सो ऑन अप टू in, और उधर से आप ओमेगा कॉमन निकाल लो। तो टोटल जो किनेटिक एनर्जी बन जाएगी आपके पास वो बनेगी हाफ, ये हो गया टोटल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया सबको प्लस करके, i1 प्लस i2 सो ऑन अप टू in, जो हो गया टोटल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया i इंटू ओमेगा²। ये आंसर आ गया। दिस इज़ द रिलेशन बिटवीन किनेटिक एनर्जी एंड I फॉर द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ i ओमेगा²।
हाँ जी, ये छोटे छोटे एक्सप्रेशंस है 2 मार्क्स के आते हैं, लेकिन इनके जो फॉर्मूले हम बना रहे हैं ये आगे यूज़ बहुत होने हैं। तो ये किनेटिक एनर्जी का एक नया फॉर्मूला आपके सामने आ गया। अब आपको मैं थोड़ा सा आइडिया देता हूँ ये फॉर्मूला याद कैसे करना है। रोटेशनल मोशन में मास की जगह आई लिखा जाएगा, वेलोसिटी की जगह ओमेगा लिखा जाएगा रोटेशनल मोशन में। अब बताओ किनेटिक एनर्जी का वैसे आपने क्या फॉर्मूला याद किया हुआ है, हाफ mv²। m की जगह क्या लगाना है i, और v की जगह क्या लगाना है ओमेगा। तो वही फॉर्मूला बन गया हाफ i ओमेगा। अगर पेपर में भूल जाए तो आप इस तरीके से याद कर सकते हो, m की जगह i हर जगह जितने हम फॉर्मूले बनाएंगे सब में यही है, m की जगह i लगना है और v की जगह ओमेगा लगना है। चलिए अगला छोटा सा एक्सप्रेशन और करते हैं। ड्राइव द रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। टॉर्क एंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यही डायग्राम है, बस टॉर्क जब भी बॉडी पे लगती है ना तो यहाँ पे ना ओमेगा की जगह ना अल्फ़ा आ जाता है। अल्फ़ा क्या चीज़ है, अल्फ़ा होता है एंगुलर एक्सेलरेशन। व्हाट इज अल्फ़ा, एंगुलर एक्सेलरेशन। इसकी क्या एग्जांपल है, जैसे मान लीजिए आप फ़ैन जे चल रहा है, इस फ़ैन की स्पीड कांस्टेंट है क्या वेरिएबल है, फ़ैन की स्पीड कांस्टेंट है तो उसका अल्फ़ा 0 है, एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं है। लेकिन अगर हम फ़ैन को ऑन करते हैं तो फ़ैन की स्पीड लगातार क्या करती है, इंक्रीज़ करती है, तो उसके अंदर अल्फ़ा है। अल्फ़ा का मतलब होता है एंगुलर एक्सेलरेशन की बॉडी घूमते घूमते क्या करे, तेज़ हो, उसकी स्पीड बढ़े, तो वो अल्फ़ा है। तो हमने टॉर्क में और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया में रिलेशन बताना है, देखते हैं क्या रिलेशन है। ये हमने डायग्राम बना ली, सेम डायग्राम है बस हमने अल्फ़ा कर दिया। अब हमने टॉर्क लिखनी है, डायग्राम सेम है बट हमने ओमेगा की जगह बस अल्फ़ा कर दिया। हमने टॉर्क लिखनी है टाउ। तो टॉर्क का फॉर्मूला हमें सबको पता है, क्या फॉर्मूला होता है टॉर्क का, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये टॉर्क का फॉर्मूला होता है F इंटू आर। F है फोर्स और R है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब हमें सबको फोर्स का फॉर्मूला भी पता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। हमें फोर्स का फॉर्मूला भी पता है ma। व्हाट इज़ a, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ना रोटेशनल मोशन में अल्फ़ा आर होता है। तो a1 की वैल्यू हम क्या लिखेंगे, अल्फ़ा आर। जैसे मैंने v को लिखा था ना ओमेगा आर, वैसे एक्सेलरेशन को मैं क्या लिखूँगा, अल्फ़ा आर। तो उधर a1 की तुम वैल्यू पुट करो अल्फ़ा r1, तो टाउ1 इक्वल टू m1, a1 की वैल्यू है अल्फ़ा r1 फिर इंटू r1। करो इसको सिंप्लीफाई, a की वैल्यू अल्फ़ा आर, तो टाउ1 की वैल्यू बन जाएगी m1 r1 स्क्वायर फिर इंटू अल्फ़ा। व्हाट इज़ m1 r1 स्क्वायर, i1। तो टाउ1 की जो वैल्यू बनेगी वो कितनी बन गई, i1 अल्फ़ा। बस एक पहले पार्टिकल की निकाल लो तुम टॉर्क, ठीक है, बाकी को तब बस सिमिलरली करके ही करेंगे। हाँ जी, सिमिलरली टाउ2 कितना बनेगा, i2 अल्फ़ा। टाउ3 थर्ड पार्टिकल की टॉर्क बनेगी i3 अल्फ़ा, सोन अप टू टाउ n कितना बन जाएगा, in अल्फ़ा। हर एक के हमने टॉर्क लिख दी। फर्स्ट पार्टिकल की ड्राइव कर लो, बाकियों की लिखनी है सिमिलरली। अब टोटल टॉर्क क्या लिखी जाएगी, टोटल टॉर्क लिखी जाएगी टाउ1 प्लस टाउ2 सोन अप टू टाउ n। ये होगी टोटल टॉर्क। ना पुट द वैल्यू ऑफ टाउ1, टाउ2 एंड टाउ n। हाँ जी करो पुट। टाउ1 की वैल्यू है i1 अल्फ़ा प्लस टाउ2 की वैल्यू है i2 अल्फ़ा सोन अप टू टाउ n इज़ in अल्फ़ा। इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा,
अल्फ़ा कॉमन आ जाएगा, तो टाउ इक्वल टू I1 प्लस I2 सोन अप टू IN अल्फ़ा कॉमन, अल्फ़ा कॉमन आ गया। अब बताइए ये पूरी वैल्यू मैंने किसके इक्वल लिखनी है अभी, I के। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या बन गया आपके पास, I अल्फ़ा। ये फॉर्मूला याद कैसे करेंगे, इसको भी याद करने का तरीका बताता हूँ मैं। फोर्स की जगह ना टाउ लगता है रोटेशनल मोशन में, एम की जगह आई लगता है रोटेशनल मोशन में, और एक्सेलरेशन की जगह अल्फ़ा लगता है रोटेशनल मोशन में। अब कंपैरिजन करो, फोर्स का क्या फॉर्मूला आपने याद करा हुआ है, एम में, क्या याद किया है, एम में। अब एफ़ की जगह क्या लगा दो, टाउ, एम की जगह आई, ए की जगह अल्फ़ा, तो टाउ की वैल्यू कितनी बन गई, आई अल्फ़ा। अब मैं आपको इसके क्वेश्चन कराऊंगा पहले, फिर अगली डेरिवेशन कराऊंगा। टॉर्क का क्या फॉर्मूला है, आई अल्फ़ा। क्वेश्चन लिखेंगे पहला, ये एक्सप्रेशन है 2 मार्क्स के पेपर में आते हैं, लेकिन इनके जो फॉर्मूले हैं ये बहुत जगह यूज़ होने हैं, हमने जो बनाए हैं। क्वेश्चन लिखेंगे, हाउ कैन यू डिस्टिंग्विश बिटवीन रॉ एग एंड बॉयल्ड एग। हाँ जी, रॉ एग और बॉयल्ड एग में आप किस तरह डिफरेंशिएट करोगे, उसको ब्रेक नहीं करना। रॉ एग और बॉयल्ड एग में हम किस तरह डिस्टिंग्विश करेंगे, ब्रेक नहीं करना, बिना ब्रेक किए। ब्रेक करोगे तो पता चल ही जाएगा बॉयल्ड एग रॉ है, लेकिन बिना ब्रेक किए हमने उसको डिस्टिंग्विश करना है, कैसे करेंगे। हाँ जी, छोटी क्लासों में शायद ये करवाते हैं, तो अगर आपको याद है तो बताइए। कोई प्रैक्टिकल आपने घर में कभी किया हो, रॉ एग और बॉयल्ड एग। अगर हम घर पे कई बार एग को बॉयल करते हैं, हमने चेक करना है कि बॉयल हुए हैं या नहीं हुए, तो अलग अलग मेथड्स है, लेकिन अगर हम फिज़िक्स लगा के चेक करें तो वो मेथड आसान है। तो कैसे हम चेक करेंगे कि एग बॉयल्ड है या रॉ है, तो सबसे पहले तो ये देखिए, सोचिए कि रॉ एग और बॉयल्ड एग में फ़र्क किस चीज़ का होता है। हाँ जी, रॉ एग और बॉयल्ड एग में किस चीज़ का डिफरेंस है। जो बॉयल्ड एग होता है उसमें जो योर्क होता है वो सॉलिडिफाई हो जाता है, सॉलिड फॉर्म में होता है, और जो रॉ एग होता है उसमें जो योर्क है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, सेमी लिक्विड आप कह सकते हैं, सेमी सॉलिड कह सकते हैं। तो ये अपने पास ना बॉयल्ड एग है। बॉयल्ड एग में सारा का सारा जो तकरीबन योर्क है, सारा का सारा जो मास है वो सेंटर पे इकट्ठा हो जाता है। जो रॉ एग होता है उसमें जो मास है वो लिक्विड फॉर्म में स्कैटर हुआ होता है, सेंटर पे इकट्ठा नहीं होता। ये मेन डिफरेंस है। वैसे अगर हम ब्रेक करके देखें तो हमने ब्रेक नहीं करना। ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये इस एग का एक्सिस ऑफ रोटेशन है। दोनों एग्स पे हमने इक्वल टॉर्क लगाई, दोनों एग्स को इक्वल टॉर्क से क्या करा, स्पिन किया। इक्वल टॉर्क लगा के दोनों को टेबल पे रखा और स्पिन किया। इस एग में जो मास है उसका डिस्टेंस कम है एक्सिस से। इस एग में जो मास है तकरीबन एग का, उसका एक्सिस से डिस्टेंस क्या है, ज़्यादा है, क्योंकि स्कैटर्ड है। तो इसमें अगर डिस्टेंस एक्सिस से ज़्यादा है तो इस केस में मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा, क्योंकि जनरल केस में मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इज़ प्रोपोर्शनल टू mr² होता है। 2/5 mr², 1/2 mr² होता है, mr² ही है। इस केस में डिस्टेंस एक्सिस से कम है, तो इस केस में मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, लेस है। ठीक है जी, हमें पता चल गया। अब आपने क्या करना है, दोनों एग को टेबल पे रख के हमने इक्वल टॉर्क लगाई है, तो आपको पता है टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आई अल्फ़ा। अभी हमने ड्राइव किया, दोनों पे हमने इक्वल क्या लगाई, टॉर्क। टॉर्क का मतलब है कि दोनों को टेबल पे रख के इक्वली फोर्स से घुमाया है, वो टॉर्क बन जाती है। तो टॉर्क का फॉर्मूला आई अल्फ़ा है, टॉर्क दोनों में इक्वल है, तो टॉर्क होगी कांस्टेंट, कांस्टेंट इक्वल टू आई अल्फ़ा। इससे अल्फ़ा की वैल्यू क्या बन जाती है, कांस्टेंट अपॉन आई। इसका मतलब अगर आई किसी का लेस है तो उसका अल्फ़ा क्या होगा, ज़्यादा होगा। अल्फ़ा ज़्यादा होने का मतलब ये है कि जो बॉयल्ड एग है जिसका आई कम है उसका अल्फ़ा ज़्यादा है। उसका मतलब है कि बॉयल्ड एग टेबल पे पूरा घूम जाएगा, पूरा स्पिन कर जाएगा, जैसे स्पिनर घूमता है वैसे पूरा घूमेगा। लेकिन जो रॉ एग आप टेबल पे रखोगे उसको स्पिन करवाने की कोशिश करोगे, स्पिन करेगा ही नहीं। ये पहचान है दोनों की।
बॉयल्ड एग पूरा घूम जाएगा। क्यों? क्योंकि बॉयल्ड एग का आई कम है, आई कम होने से अल्फ़ा ज़्यादा बनेगा। रा एग नहीं घूम पाएगा, चाहे आप आज जाके प्रैक्टिकल कर लेना, रा एग रोटेट नहीं कर पाएगा। तो बिना ब्रेक किए अगर हम घर में एग बॉयल भी कर रहे हैं तो हम इस एक्सपेरिमेंट से पता लगा सकते हैं कि एग सही तरह बॉयल हुआ है या नहीं हुआ। टॉर्क आपने लगानी है और टेबल पर रख के स्पिन करवाना है। ठीक है जी, आंसर क्लियर है? तो थोड़ा सा इसको लिख लेते हैं हम। बॉयल्ड एग में क्या होता है? बॉयल्ड एग में जो योर्क है वो कहाँ पे इकट्ठा हुआ है? सेंटर पे। और रा एग में जो योर्क है वो लिक्विफाई है, सेमी सॉलिड है, वो स्कैटर्ड है एग के अंदर ही। लिखेंगे इन बॉयल्ड एग योर्क इज कंसनट्रेटेड एट द सेंटर। इन बॉयल्ड एग योर्क इज कंसनट्रेटेड एट द सेंटर एंड इन द सॉलिड फॉर्म। योर्क इज कंसनट्रेटेड एट द सेंटर एंड इन द सॉलिड फॉर्म। सॉलिड फॉर्म में होता है। इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज लेस। इसका क्या लेस है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज लेस। इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज लेस। ठीक है। when the torque of equal magnitude is applied, when the torque of equal magnitude is applied, then for the boiled egg angular acceleration is more। then for the boiled egg, हाँ जी, क्या ज़्यादा होगी? एंगुलर एक्सेलरेशन इज़ मोर। मतलब बॉयल्ड एग ज़्यादा तेज़ घूमेगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉलिड सफेयर एंड सॉलिड सिलेंडर। सॉलिड स्फेयर एंड सॉलिड सिलेंडर हैविंग इक्वल मास एंड रेडियस। दोनों का मास और रेडियस सेम है। सॉलिड स्फेयर एंड सॉलिड सिलेंडर हैविंग इक्वल मास एंड रेडियस। सेम मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क, सेम मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क इज अप्लाइड, सेम मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क इज अप्लाइड ऑन बोथ। दोनों पे हमने सेम मैग्नीट्यूड की टॉर्क लगाई है। सेम मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क इज अप्लाइड ऑन बोथ, विच विल हैव ग्रेटर एंगुलर वेलोसिटी, विच विल हैव ग्रेटर एंगुलर वेलोसिटी। दोनों में से किसकी एंगुलर वेलोसिटी ज़्यादा होगी? विच विल हैव ग्रेटर एंगुलर वेलोसिटी। सोचो, इक्वल टॉर्क लगाई है सॉलिड स्फेयर और सॉलिड सिलेंडर में, कौन तेज़ घूमेगा? आपको मैं एग्जांपल बताता हूँ। जैसे ना हम जब जाते हैं ना, मैक्लोडगंज जाते हैं या किसी मतलब हिली एरिया में जाते हैं, जब तिब्बत जो है बुद्धा टेम्पल जहाँ पे होते हैं, वहाँ पे ऐसे ना सिलेंडर लगाए होते हैं एक ही लाइन पे, और लोग क्या करते हैं कि जाते रहते हैं, इन पे हाथ लगाते रहते हैं और ये घूमते हैं। तो एक्चुअली क्या है, इन पे टॉर्क लगती है, हमारे हैंड की जो फोर्स है ना टेंजेंशियली लगते हैं, इस पर टॉर्क लगते हैं, घूमते हैं ये। अब ऐसे ये तेज़ घूमेगा, सॉलिड सिलेंडर तेज़ घूमेगा या सॉलिड स्फेयर तेज़ घूमेगा, ये आपका क्वेश्चन है। दोनों पे टॉर्क क्या लगाई हमने? इक्वल लगाई। टॉर्क का क्या फार्मूला होता है? आई अल्फ़ा। तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या बन गई? टाउ बाय आई। अब आई पता होना चाहिए, आई तो याद ही होना चाहिए। जो सिलेंडर होता है सॉलिड सिलेंडर का आई होता है हाफ mr², ये बातें याद होनी चाहिए। जो सॉलिड स्फेयर होता है इसका आई होता है 2/5 mr²। अब बताइए किसका आई कम है? हाफ कम है, हाफ का मतलब होगा 0.5 और ये 2/5 का मतलब क्या हुआ? 0.4, तो 0.4 कम है, तो सॉलिड स्फेयर का आई कम है, तो सॉलिड स्फेयर का आई लेस है। सॉलिड स्फेयर के लिए सॉलिड स्फेयर का अगर आई लेस है तो उसका जो अल्फ़ा होगा वो ज़्यादा होगा, तो सॉलिड स्फेयर वाली जो बॉडी है वो तेज़ घूमेगी।
सॉलिड स्फीयर वाली जो बॉडी है इट विल रोटेट, इट विल हैव ग्रेटर एंगुलर वेलोसिटी, वो तेज़ घूमेगी। ठीक है, ये तो हमने ये रिलेशन किस में ड्राइव किया, टॉर्क एंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया में टाउ इक्वल टू आई अल्फ़ा। अब टाउ इक्वल टू आई अल्फ़ा के और भी क्वेश्चन आएंगे बहुत। मैं क्वेश्चन आपको करवाता हूँ टाउ इक्वल टू आई अल्फ़ा का, देखते हैं क्या क्वेश्चन है। हाँ जी, ये ना एक पुली है, पुली इज़ अ डिस्क, ये डिस्क होती है पुली। इस पुली का मास है मान लो m, इसका रेडियस है r। मास की चलो वैल्यू भी दे रहे थे आप 5 kg, रेडियस की वैल्यू है इसकी 10 सेंटीमीटर। इस पुली पे ना धागा लिपटा हुआ है, रस्सी लिपटी हुई है। जो रोप होती है उसका मास होता है, मैंने इसलिए धागा बोला, थ्रेड बोला, थ्रेड का मास नहीं है। इस थ्रेड के साथ मैंने यहाँ पे ना 2 kg की बॉडी बांध दी। थोड़ा सोच के देखो क्या होगा। जैसे जैसे 2 kg वाली बॉडी नीचे आएगी वैसे वैसे ये पुली क्या करेगी, घूमेगी। पुली में अल्फ़ा आ जाएगा, अल्फ़ा का मतलब है एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाएगी। वी हैव टू फाइंड, एक तो लीनियर एक्सेलरेशन ए और एक एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फ़ा। मैंने क्वेश्चन को ब्रीफ कर दिया, डायग्राम बना दी, स्टेटमेंट नहीं लिखवाई। अल्फ़ा बताना है और ए बताना है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, ये चीज़ें होती है। जो कुएं में से पानी निकालने वाली जो पुली है उसमें भी जब हम इसको खींचते हैं नीचे जाता है जब बकेट, तो वो पुली घूमती है। तो बस ये डायग्राम बनी हुई है, आंसर के लिए डायग्राम आप दोबारा बनाएंगे। क्वेश्चन की ये डायग्राम बनी हुई है, आंसर के लिए आप डायग्राम दोबारा बनाएंगे। हाँ जी, 2 kg का वेट mg, टेंशन T, ठीक है। ऊपर से पुली के लिए टेंशन T। ये फोर्सेस आपको ना प्लॉट करनी आनी चाहिए, इसके बगैर गुजारा नहीं है। ये लिख लिया। अब एक बात, तो इस पुली को कौन घुमा रहा है, कौन सी फोर्स लग रही है, T लग रही है। तो क्या लिखेंगे, T टेंशन T प्रोड्यूस टॉर्क। टेंशन T क्या प्रोड्यूस कर रही है, टॉर्क। तो टेंशन की जो टॉर्क होगी उस टॉर्क का फॉर्मूला होता है T इंटू आर। टॉर्क का फॉर्मूला पता है आपको, बताया था मैंने, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो टेंशन का एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितना डिस्टेंस है, r। और वैसे टॉर्क का क्या फॉर्मूला होता है, आई अल्फ़ा, भी हमने ड्राइव किया है। आई क्या चीज़ है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। व्हाट इज़ आई, पुली इज़ अ डिस्क, डिस्क का मूवमेंट इनर्शिया होता है हाफ mr²। टेंशन T इंटू आर, अल्फ़ा की वैल्यू होती है A/r। ए का फॉर्मूला ना अल्फ़ा आर होता है, ए फॉर लीनियर एक्सेलरेशन। तो अल्फ़ा की वैल्यू A/r बन गई। देखना T कितना बनता है, R R R कट जाएंगे, टेंशन की वैल्यू आ जाएगी हाफ कैपिटल M इंटू ए। हाफ व्हाट इज़ कैपिटल M, डिस्क का मास कितना है 5 इंटू ए।